aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 23rd October 2021. So let's start today's discussion. The first article was recently in news stating that there will be a meeting in Glasgow 31st October, राइट येस्टरडे के न्यूज़ में हमने देखा था कि हमारे जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी वो ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। और इस बार का मीटिंग का जो थीम नहीं बोलेंगे बट जो मेन बेस है डिस्कशन का, दैट इज़ नेट ज़ीरो। ठीक है, सो टॉकिंग ऑफ द आर्टिकल्स बैकग्राउंड, इट स्टेट्स दैट इंडिया इज़ एक्चुअली डीलिंग और इंडिया इज़ एक्चुअली मेकिंग प्लान्स टू work on net zero as compared to the workings of COP. इट्स लाइक COP ने अगर जो प्लानिंग दिया है कि इस प्लान के थ्रू आपको एनुअली काम करना है सो दैट आपका नेट ज़ीरो अटेंड हो पाए, इंडिया जो है उस प्लान से बढ़कर कोशिश कर रहा है ताकि वो नेट ज़ीरो अटेंड कर पाए। सो इस आर्टिकल में हम प्रीलिम्स और आंसर राइटिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि नेट ज़ीरो है क्या, बिकॉज नेट ज़ीरो इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंट न्यूज़ में रिसेंटली 2 साल से हम कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। एंड क्लाइमेटिक चेंज में नेट ज़ीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड नेट ज़ीरो कैन कम इन आंसर राइटिंग और एज अ मेन पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग। सबसे पहले आर्टिकल के बारे में बता दूं, इंडिया हैज़ नॉट इंटायरली नीडेड आउट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द एग्रीइंग टू नेट ज़ीरो बाय द COP। मतलब जो COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की जो मीटिंग है उसमें जो नेट ज़ीरो के बारे में बात करेंगे उससे बढ़कर इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसके लिए काम करें। बिकॉज अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस। मैं बताऊंगी नेट ज़ीरो होता क्या है, कैसे क्या फंक्शनिंग होती, कैसे रोक सकते हैं, क्या इनिशिएटिव्स सब जन ले रहे हैं कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री और इंडिया एज अ मेंबर ऑफ COP. So ahead of the 26th meeting of UN Conference of Party that begins in Glasgow on making the meet of success to have a commit on नेट ज़ीरो और ईयर बाय कंट्रीज फॉसिल फ्यूल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। तो ये चीज़ बोला गया, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि हम अगर COP की बात करें, COP 26 ने क्या बोला है कि ऑल दी 190 कंट्रीज जो इसके पार्ट हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 2050 तक, आई थिंक सो 2050 तक उनको उनका नेट ज़ीरो लाना है या ग्रीन हाउस एमिशन बैलेंस करना है। वेर एज एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट का ये बोलना है कि इंडिया इज़ एट अ सच अ फेज, इंडिया इज़ एक्चुअली नाउ बिकमिंग और इन अ फेज ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। सो एज़ कम्पेयर टू दैट इंडिया का नेट एमिशन लाना या इंडिया को ग्रीन हाउस का एमिशन कम करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज इंडिया फ़िलहाल उस स्टेज पे है, उस प्रोग्रेस लाइन पर है कि वहाँ पर अगर वो अपने चेंजेस लाएगा तो इंडिया कैन बी पुश्ड बैक टू अ underdeveloped country or still being a developed country. ठीक है, so all the countries doing this by 2050, scientists say it will mean a chance of restricting the average of the temperature of 1.5 degree cause by 45% और 2010। सेम आर्टिकल इस पर भी कंटिन्यू किया था कि कैसे काम कर सकते हैं। नाउ हम प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एंड आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसका मतलब होता क्या है, इंडिया क्या काम कर रहा है एंड सो ऑन। सबसे पहले COP 26, इसके बारे में आपको जानना है। दिस इज़ अ UN बॉडी जिसका फुल फॉर्म है UN क्लाइमेट या फिर कॉपरेशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, चेंज कॉपरेशन ऑफ पार्टी 26 इसको बोलते हैं, जिसका रिसेंट मीटिंग ग्लासगो में होने वाला है 31 अक्टूबर को। ठीक है, ये जो है हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही ये COP 26 की बॉडी या कमेटी बनी है। नाउ हम देखेंगे कि नेट एमिशन या नेट ज़ीरो क्या होता है, नेट एमिशन ज़ीरो क्या होता है, नेट ज़ीरो एमिशन क्या होता है, ऑल दिस थिंग। आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन हाउस एमिशन। ग्रीन हाउस एमिशन क्या होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सो वी एक्चुअली एमिट, हम बहुत ज़्यादा कार्बन को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट। सो दिस रिलीज ऑफ कार्बन लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस एमिशन। कार्बन ही हमारा ग्रीन हाउस एमिशन है विच इज़ वेरी हजार्डरियस या फिर विच इज़ वेरी विच विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट। सो नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 टन
ऑफ कार्बन एमिट कर रही हूँ, तो मैं मेरी कंट्री एज अ कंट्री ये भी कोशिश कर रही हूँ कि 100 टन कार्बन को मैं वापस एब्जॉर्ब भी करवा लूँ, ताकि न्यूट्रलिटी हो, जिसको हम कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोल रही हूँ, कि जितना मैं उसको रिलीज़ कर रही हूँ उतना ही मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। जैसे कि देयर इज़ इन वर्ल्ड में वन कंट्री, ठीक है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था, वीडियो लेक्चर्स में, कि एक ऐसी कंट्री है वो जितना रिलीज़ करता है उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है। सो यू विल लेट मी नो द कंट्रीज़ नेम इफ़ यू नो, कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है अभी तक। दैट इज़ द ओनली वन कंट्री। उन्होंने ग्रीनरी इतनी की है, उन्होंने जितना कार्बन रिलीज़ नहीं करते उतने एब्जॉर्व करते हैं। सो नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या है, कि जो आप कार्बन एमिट कर रहे हो उसको ज़ीरो पे लाना, उसको बैलेंस में लाना, कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अगर मैं 1 टन रिलीज़ कर रही हूँ तो मैं वो 1 टन एब्जॉर्व भी करूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So that is net zero emission. Carbon neutrality refers to achieving the net zero carbon dioxide emission. It can be done by balancing the emission of and the removal elimination. ठीक है, currently अगर हम देखेंगे हमारी जितनी कंट्रीज़ हैं, 50% ऑफ द ग्लोब कंट्री जो है उन्होंने मतलब अब तक प्लान पूरा बना लिया, एंड दे हैव बीन फंक्शनिंग ऑन इट। 50% ऑफ द कंट्रीज हैव कमिटेड टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल, और वो लोग ने मतलब COP के अंडर ही है कि 2050 तक उन लोग को जो है कार्बन न्यूट्रल बनना है। सो ओवर 100 कंट्रीज हैव ऑलरेडी कमिटेड टू अ नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050 अंडर द COP 26, ठीक है। वेरएज इंडिया का मैंने आपको सिचुएशन बताया, इंडिया कहीं ना कहीं इसके इंडिया का डेवलपमेंट और इंडिया का कार्बन न्यूट्रलिटी दोनों क्लैश हो रहा है, बिकॉज इंडिया इस फेज पर है कि उनके लिए कार्बन न्यूट्रलिटी अटेंड करना थोड़ी सी मुश्किल है। इट विल एक्चुअली लीड टू चेंज ऑफ ऑल द मैकेनिज्म जो इंडिया एज अ कंट्री वर्क कर रहा है अभी। सो इट इज़ एक्चुअली वाई इंडिया शुड कमिटेड। सबसे पहले तो रीज़न है नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, ग्लोबल या नेशनल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हम बोल सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इंडिया शुड अडॉप्ट दिस या इंडिया शुड वर्क ऑन इट। नेशनल इंटरेस्ट के बाद अगर मैं बोलूँ इन्फ्लुएंस एज अ राइजिंग पावर, क्योंकि अगर हम पावर्स के रिलेटेड में बात करें, सो इंडिया जो है अभी कंटिन्यूसली इज ग्लोबली बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन ईच ऑफ द पर्सपेक्टिव। डिफेंस ले लो, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ले लो। सो बीइंग एट दैट फेस कि आप अभी डेवलप्ड हो रहे हो, उसमें अगर आप इतना कार्बन न्यूट्रल निकाल रहे हो या रिलीज़ कर रहे हो, तो वो आपका कहीं ना कहीं इंडिया एज अ कंट्री का इमेज विल बी वेरी बैड, ठीक है। बिकॉज हम जो है बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे डिसीजंस बहुत सारे कंट्रीज़ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इमेज दैट इंडिया हैज़ मेड टिल नाउ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी रिलेटेड है इसके अंदर। क्लाइमेट एक्शन में अगर मैं बात करूँ क्या क्या काम हो रहा है, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ही ये चीज़ लाया गया कि दे विल वर्क ऑन इट, ठीक है। उसके बाद कार्बन न्यूट्रलिटी लाने के लिए रेन्यूएबल एनर्जी का यूज़ पर ज़्यादा फोर्स किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया तो सोलर पैनल के बारे में। सो कार्बन न्यूट्रलिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं दिस इज़ अ रीज़न कि हम ये यूज़ करें, ताकि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी कम हो पाए और हम रिलीज़ को कम कर पाए, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज जो है दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद द इंडियन गवर्नमेंट सो दैट दे कैन अटेंड दिस कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट ज़ीरो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप जो इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक या इंडिया ने एज अ कंट्री लिया है। दिस आर सम ऑफ द स्टेप जो आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। एडवांटेजेस बता सकते हो नेट ज़ीरो का क्या एडवांटेजेस है, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव पे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हो। क्रिटिसिज्म में ये बता सकते हो कि कहीं ना कहीं इतना फंक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज इंडिया इज़ बीइंग एट दैट फेस, बट इंडिया शुड अडॉप्ट सम ऑफ दी फेजेस, तो आप ये सब उसमें बता दो। कंक्लूजन में वी कैन से दैट इंडिया इज़ एक्चुअली India is at that stage where India can have its own remarkable hands, but it depends how India will work on it. How will India will work on it, or how will India control it. So सिर्फ कार्बन न्यूट्रलिटी को लेके नहीं बात किया है, ग्लोबल टेम्परेचर को लेके भी बात किया है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर कैसे कम कर सकते हैं हमारा, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर
रिलेटेड और अंडर दिस यू कैन इफ़ यू वांट, अगर आपको इसका प्रॉपर याद रखना है तो आप एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, ताकि बाय राइटिंग इट आपको वो हमेशा याद रखे रहे। और बाय चांस अगर, क्योंकि इकोलॉजी में इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कि COP क्या है, ग्लासगो किधर क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है। सो यू विल बी प्रिपेयर्ड व्हेन दिस टॉपिक कम्स इन टू डिस्कशन और एनीथिंग। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम द इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। वाई? बिकॉज करेंटली विंटर्स जो हमारे आ रहे हैं, तो विंटर्स में वी सी देर आर मैनी ऑफ माइग्रेटिव बर्ड्स कमिंग टू इंडिया। बिकॉज जब यहाँ पे विंटर्स होते हैं, हमारा साइबेरियन पार्ट और जो हमारा अपर पार्ट है वो इतने कोल्ड में रहता है कि वहाँ के जो बर्ड्स हैं, फाल्कन्स हो गए, वो लोग उधर की क्लाइमेट नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर दे कम टू दिस साइड, हमारे हेमिस्फीयर में एंटर करते हैं। बिकॉज इधर का हेमिस्फीयर कैसा है, ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। सो अपर पार्ट में इट इज़ ईजी फॉर देम टू सर्वाइव देयर। सो वी हैव नोटिस वन ऑफ अ फाल्कन, एमर फाल्कन जो है, अभी रिसेंटली एनुअल माइग्रेशन हुआ है इनका, एंड ये नोटिस किया गया था कि इनका पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है। सो टू सेव देम, हमारे नदर्न ईस्टर्न मिनिस्टर्स ने ये बोला है कि प्लीज़ डोंट हंट देम बिकॉज दे आर रिसोर्स फॉर अस, क्योंकि यही माइग्रेटिव बर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत प्राइड की बात होती है। जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स हो गए जो आते हैं, ठीक है, देन ये फाल्कन्स हो गए, सब जगह नहीं जाके दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम इंडिया, या दे एंटर इनटू इंडिया बिकॉज इंडिया की क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर देम। सो वी शुड नॉट हंट देम और गो बिहाइंड देम, बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व देम। हमारे कितने जगह हैचिंग जोन्स होते हैं एनिमल्स के, जो माइग्रेटिव टाइम्स, मतलब पर्टिकुलर टाइम में, जैसे चिलिका लेक हो गया मेरा हम लोग का, फिर गल्फ हो गया, कच्छ हो गया, देन हमारा नीचे गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्टेट वाला, ऐसे एरियाज हो गए जहाँ पर यूजुअली हम एनिमल्स या स्पीशीज़ को देखते हैं कि दे कम फॉर देयर हैचिंग और फॉर देयर सम लेम टाइम। बट वही देखा जाता है कि दे हैव बीन हंटेड बाय द पीपल्स, दे हैव बीन कॉट बाय द पीपल्स, एंड वी शुड नॉट डू इट, वी शुड ट्राई इट, बिकॉज अगर इंडियन गवर्नमेंट इतने लार्ज बेसिस पर इसके लिए काम कर रहा है तो वी शुड हेल्प देम। बहुत ज़्यादा आगे चला गया। सो विद द अराइवल ऑफ द माइग्रेटिव बर्ड आमिर फाल्कन टू दी, ये जो मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज Tambegolk district of Manipur, for the annual stopover, the forest environment minister said that people should not hunt them. The falcon visit districts every year from breeding grounds in China and Russia before belonging to this area. And Amur falcon की अगर मैं बात करूँ, इनको ये falcon जो है, इन ये they are the birds जो कि सबसे लार्ज ट्रैवल करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं ये लोग। इन लोग का जो जर्नी होता है, एनुअल जर्नी, वो स्टार्ट होता है अफ्रीका से, देन अफ्रीका से दे गो टू चाइना, रशिया, फिर इंडिया आते हैं, फिर इंडिया से अगेन अफ्रीका। सो आमिर फाल्कन के बारे में ये भी बोला जाता है कि दे ट्रैवल अ लॉट, दे आर द लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग और लॉन्गेस्ट वी कैन से माइग्रेटिव बर्ड्स। दूसरी चीज़, यही फाल्कन के वजह से हमारा जो नागालैंड है, नागालैंड को हम फाल्कन कैपिटल भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो फाल्कन्स है दे हैव देयर मेन माइग्रेटिव होम्स टू नागालैंड एंड मणिपुर। सो सैटेलाइट्स ने ये बताया कि क्योंकि इनकी जब ट्रैकिंग हुई गई, तो ट्रैकिंग में ये बताया कि दे डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से ये देखा जा रहा है कि ये लोग हर साल जो है मणिपुर और नागालैंड में आते ही हैं टू स्पेंड दिस सीजन्स इन इंडिया। ठीक है, एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग काम किया जा रहा है। तो उनको पेनल्टीज़ हैं, अगर कोई इनको हंट किया तो दे हैव टू गिव अमाउंट ऑफ 25,000, ठीक है, एंड 3 years ऑफ जेल। सो ये सब वर्क किया जा रहा है, पर नोटिस ये दिखा गया है कि 300 से कम सैगल्स जो ये हमारे फाल्कन्स हैं वो बचे हुए हैं, बिकॉज दे आर हंटेड इन इंडिया और दे आर मैनी ऑफ द रीजन्स। ठीक है, तो अब हम इस बर्ड के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये आमिर फाल्कन जो है, इनका साइंटिफिक नेम अगर मैं बताऊं तो फैल्को एमरसिस, दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम। इनके वजह से नागालैंड को हम फाल्कन कैपिटल बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर माइग्रेटिव होम
ठीक है। फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछा जाए कि फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो दैट इज़ नागालैंड। ठीक है। हर साल ये देखा जाता था अप्रॉक्सीमेटली लार्ज नंबर ऑफ दिस बर्ड्स जो हैं वो नागालैंड का एक रिजर्वायर है, डोंगयांग रिजर्वायर। ठीक है, ये एक प्लेस है नागालैंड का विच इज़ एक्चुअली अ लार्जेस्ट और वी कैन से सिंगल लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फैल्कन वहाँ पे रहता है डोंगयांग में। सो दैरफॉर इस नागालैंड को हम ये चीज़ बोलते हैं कि दे इट इज़ अ फैल्कन कैपिटल। देन दिस बर्ड्स रूट्स इन नागालैंड फॉर 1 मंथ, 1 मंथ वहाँ पर रहकर फीडिंग, मतलब जो भी है पॉपुलेशन ये सब का प्रॉपर इंटरेक्शंस होता है 1 मंथ का, एंड देन दे मूव टू अनदर प्लेस। ठीक है। फाल्कन के बारे में अगर हम बात करें अबाउट दिस बर्ड, सो ड्यूरिंग विंटर सीजन विंटर सीजन के टाइम पर दे माइग्रेट टू सदर्न अफ्रीका। फिर वहाँ से सदर्न अफ्रीका से 22,000 किलोमीटर्स की ट्रैवलिंग कर कर दे कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एंड जिसकी वजह से इनको लॉन्गेस्ट माइग्रेटिव बर्ड्स बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 22,000 किलोमीटर्स तक का मतलब ट्रैवल करते हैं वो लोग, वहाँ से मतलब ट्रैवल करके इनका जो मेन ब्रीडिंग और हैचिंग ग्राउंड है दैट इज साइबेरिया एंड चाइना। तो ईस्टर्न साइबेरिया और नदर्न चाइना में ये लोग इनकी ब्रीडिंग और हैचिंग होती है उस एरिया में, और कुछ कुछ एरियाज जो है हमारे मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया में भी आते हैं, बट मेजर जो ग्राउंड है वो हमारा साइबेरिया और रशिया है। फिर वहाँ से दे कम टू टुवर्ड्स इंडिया, वहाँ से दे ट्रैवल टू इंडिया। इंडिया में भी नागालैंड, मणिपुर, आसाम, ये तीनों स्टेट्स में इनकी पॉपुलेशन देखी जाती है व्हेन दे कम ड्यूरिंग दिस सी टाइम। ठीक है। उसके बाद वो पूरा अरेबियन सी घूम कर देन दे अगेन गो टू साउथ अफ्रीका। तो ये इनका बहुत बड़ा एरिया है जिसमें वो लोग का कंटिन्यूस साइकिल होता है। तो अगर हम देखेंगे साउथ अफ्रीका हो गया हमारा, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनको छोड़ के थाईलैंड एंड कंबोडिया से भी ये लोग पास करते हैं। तो उस जगह पर भी वो लोग दे स्टे फॉर अ 1 मंथ और सम टाइम्स। ठीक है। सो ड्रैगनली इनका माइग्रेशन बहुत बड़ा एरिया होता है, एंड देयरफॉर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर माइक, इनको जो ड्रैगन फ्लाइज आपको दिखते हैं वो इनका खाना होता है। बिकॉज इफ़ यू सी, मैंने जैसे बताया, दे ट्रैवल कंटिन्यूसली। ठीक है। एंड ड्रैगन फ्लाई जो है दिस इज़ द ओनली वी कैन से माइग्रेटिव इंसेक्ट्स जो हमेशा यू विल सी इन एयर ओनली, सो दैट बिकम्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर दी एमर फैल्कन। इनके लिए कंजर्वेशन के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स हमारे IUCN लिस्ट ने दिया है, उनको लीस्ट कंसर्न के लिस्ट में रखा है, बट इट इज़ नोटिस कि इनके लिए उनको अपडेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए उनको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। सो बाय चांस एमर फैल्कन के रिलेटेड कुछ आए तो यू कैन इंक्लूड इट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल हमारे लिए डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा कि LAC पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने या डिफेंस ने हमारे एक बॉडीज़ को तैयार किया अलग अलग, विच विल बी रेडी फॉर दियर एक्शन अगर चाइना कोई एक्शन ले रहा है। सो मैंने जैसे आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, विच इज़ a political concentration of China, या China believes it is their place. So वहाँ पर to be up to dated in defense system ने rocket system ब्रह्मोस, rocket system 2 है वो हम देखेंगे, और ब्रह्मोस, ये दोनों चीज़ वहाँ पर फिलहाल के लिए तैनात रखा है कि बाई चांस चाइना कोई एक्शन करेगा तो वी आर रेडी टू वर्क ऑन इट। सो ब्रह्मोस एक रखा है, एक हमने देखा है पिनाका मिसाइल रखा है। पिनाका मिसाइल के साथ जो है स्मॉर्च और ब्रह्मोस, ये 3 चीज़ फिलहाल के लिए वहाँ पे तैनात रखी है। तीनों चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है। सो पहले आर्टिकल अगर हम देखें, इंडियन मिलिट्री पोस्चर्स द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ एन एडेड ऑफेंसिव पंच with deploying the different mechanisms like Pinaka, Smerch long range and BrahMos in that area। BrahMos जो है हमारा सुपरसोनिक क्रूसाइल मिसाइल है। सो अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि अभी वहाँ पे लगाया गया है। पहले हम देखेंगे पिनाका मिसाइल के बारे में, देन विल गो टू स्मर्च, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। सो पहले लेट्स स्टडी अबाउट पिनाका।
ठीक है। पिनाका की अगर हम बात करें, रिसेंटली पिनाका का जो मिसाइल सिस्टम है उसको अपडेट किया था, जिसको पिनाका मार्क 2 भी बोला जाता है। उनकी टेस्टिंग उड़ीसा में की गई थी, इसके लिए भी न्यूज़ में था पिनाका। पिनाका का जो डेवलपमेंट है वो इंडिजिनियसली है, DRDO ने खुद बनाया है इसको। और इसका जो वेपन्स है दैट एक्चुअली कम्स अंडर द स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस, क्योंकि इंडिया की खुद से बनाई हुई रॉकेट्स एंड मिसाइल्स है ये। और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से इनको एडेड मिला है, कि मतलब जो सैटेलाइट वॉकिंग है वो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। इसकी अगर हम ट्रैवलिंग बात करें, IRNSS ट्रैवलिंग अगर बात करें तो इसकी कैपेबिलिटी है जो एनिमी टेरिटरी है उधर 75 किलोमीटर्स तक की उनकी टेरिटरीज में वो एंटर कर सकता है कंटिन्यूसली। इसका जो इनिशियल नेम था पिनाका का, दैट वाज मार्क 1 इसका इनिशियल नेम था, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर्स तक का ट्रैवल करता था। देन उसको अपडेटेड करके पिनाका मार्क 2 कर दिया, जो कि अब 75 से 80 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर पाता है और एनिमी टेरिटरी में। सो द मिशन अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग एनहांसिंग द रेंज एंड एवरीथिंग। सो यू शुड नो मार्क 1 और पिनाका मार्क 2 का क्या डिफरेंस है, उन लोग का नेम के साथ उनके एवरेजेस का भी डिफरेंस है। सो हम पिनाका देख लिया, अब हम देखेंगे स्मर्ज के बारे में कि स्मर्ज है क्या। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज स्मर्ज। स्मर्ज जो है इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेक्शन है रॉकेट मिसाइल। सो ये पूरे बॉडी को हम एक साथ स्मर्ज का नाम देते हैं। इसकी जो के मतलब इसका एक्चुअल नाम अगर जो देखेंगे तो 9K58 स्मर्ज 300 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट मिसाइल है, मल्टीपल रॉकेट मिसाइल सिस्टम। स्मर्ज हमारा मल्टीपल रॉकेट मिसाइल सिस्टम है, जो कि डिफ़िकल्ट से हार्ड से डिफ़िकल्ट सब तरह के टेरेन के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें इफ़ यू विल सी ऐसे 4 क्रूज अटैच्ड हैं। उसका कैलिबर जो है दैट इज़ 300 मिलीमीटर्स। ठीक है, इनकी वेटिंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800 kgs की वेटिंग है इसकी। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बताऊं इसके बारे में, सो इट इज़ ये जो है ये रशिया से बनाया गया है, ये इंडिजीनियस नहीं है। रिमेंबर इट, पिनाका इंडिया में बनाया गया है, स्मर्ज जो है रशिया से मेडेड है। सो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्पाल स्टेट रिसर्च प्रोडक्शन एसोसिएशन तुला विच इज़ इन रशिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रॉपर लॉन्चर की पूरी मैन्युफैक्चरिंग रशिया में ही की गई है। इसका जो डेवलपमेंट है 1980 से स्टार्ट हुआ था एंड देन फिर प्रॉपर 1988 में रशिया ने इसको डेवलप किया एंड फिर हम लोग ने इसको अडॉप्ट किया। सो बेलारस, यूक्रेन, कुवैत, अल्जीरिया और इंडिया, हम सब ने रशिया से ही स्मर्ज को ट्रांसपोर्ट करवाया, स्मर्ज को अपने यहाँ पे ट्रेड करवाया। इंडिया ने एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस स्मर्ज को लेके 2002 में इसका वर्किंग स्टार्ट किया था। 2002 में इसकी वर्किंग स्टार्ट की गई थी। और अभी अगर इंडिया की बात, इंडिया ने तभी जब था 38 कुछ ऐसे स्मर्ज सिस्टम्स की डिलीवरी करवाई गई थी उस टाइम पर। सो ये स्मर्ज अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ ये गाड़ी नहीं है, सिर्फ लोडर नहीं है, इसमें ये रॉकेट भी आता है, लॉन्च व्हीकल भी आता है, ट्रांसलोडर भी आता है। ईच एंड एवरी इक्विपमेंट्स इसमें जो है वो सबको मिलाकर हम स्मर्ज बोलते हैं। ठीक है, उसका ट्रक भी उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसकी ये जो व्हीकल है इसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, जैसे नॉर्मल गाड़ियों की जाती है। इसका अलग मैन्युफैक्चरिंग ट्यूब्स एंड एवरीथिंग ब्लॉक्स इसको इंक्लूड करके बनाया है एंड इसी को हम 6 लॉन्चर या 6 ट्रांसलोडर भी बोलते हैं। सो स्मर्ज हमारा लॉन्चर एंड ट्रांसलोडर है। स्मर्ज के बारे में समझ गया। अब हम देखेंगे हमारा इम्पॉर्टेंट दैट इज़ ब्राह्मोस। ठीक है, जैसे मैंने बताया ब्राह्मोस जो है हमारा वो हमारा ये मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये 2 जन के बीच में, इट्स लाइक रशिया का जो हमारा ये है NPOM जिसको बोलते हैं, जो मसीनो कुछ तो अलग सा एक नाम है। सो NPOM और इंडिया का DRDO, ये दोनों ने मिलकर हमारा ब्रह्मोस बनाया है। ठीक है, पहली चीज़ आपको याद रखना चाहिए, दोनों का जॉइंट वेंचर है। मिसाइल टाइप अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, देन मैन्युफैक्चर इसका एरोस्पेस खुद है और ऑपरेट इसको कौन करता है तो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों इसका ऑपरेशन इनके अंडर है दोनों ने। ठीक है,
सो ये जो है आर्मी और नेवी दोनों की तरफ से यूज़ होता है, दोनों ही इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड इंडिया एंड इट इज़ लॉन्च अगेंस्ट शिप एंड लैंड बेस्ड टारगेट। तो शिप से भी दैट इज़ इंडियन नेवी और लैंड से भी इंडियन आर्मी, दोनों ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मिसाइल का जो नाम है, ठीक है, वो ब्रह्मोस क्यों है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, सो ब्रह्मपुत्रा और जो रशिया का रिवर है मास्को, उनके बीच का ये नाम है, उस पर इसका नाम रखा गया है। सो उस पर इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्को। ब्रह्मपुत्रा तो पता ही होगा, रशिया का एक रिवर है मॉस्क्वा, उस पर इनका नाम रखा है ब्रह्मोस। सो इट इज़ अ फ्लाइट रेंज जिसका रेंज इज़ ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स तक का ट्रैवल कर पाता है ये। ठीक है, एट द लाइक इट इज़ लॉन्च मिसाइल वाइज डेवलपमेंट इसका 2013 में करवाया गया था। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए ब्रह्मोस, पिनाक, मॉर्स के बारे में। ठीक है, सो इसके बाद वाली जो आर्टिकल है इट इज़ हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल में ये चीज़ बोला गया है कि हमारा जो अभी फ़िलहाल एनर्जी ट्रांजिशन पे हम बात कर रहे हैं, दैट कुल एक्चुअली लीड टू इन्फ्लेशन इन इंडिया और राइज इन दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। क्योंकि ग्रीन मूव रिस्क प्राइस शॉक्स चाइनाज फाइनेंशियल सेक्टर एड्स टॉल रिस्क टू ग्लोबल ग्रोथ। ये चीज़ क्यों नोटिस किया गया था? करेंटली हमने देखा कोल का शॉर्टेज हो रहा है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स यूजिंग ऑफ मोर ऑफ दी ग्रीन बेस, जिसके वजह से हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमी इफेक्ट होगा। इकोनॉमी अफेक्ट करना मतलब प्राइस का डिफरेंशिएशन अफेक्ट होना, प्राइस का डिफरेंशिएशन अफेक्ट होना दैट मीन्स इट विल एक्चुअली अफेक्ट द इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन का अफेक्ट होना दैट मीन्स हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। सो लेट्स सी, आगे जाके इस पर क्लियरली बताया जाएगा क्या क्या चाहिए, बट फिलहाल के लिए बोला गया कि ग्रीन एनर्जी जो ट्रांजिशन हम यूज़ कर रहे हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक स्लो मोशन बन रहा है, इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा स्लो कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी इसके ऊपर और कौन सी आर्टिकल्स आते हैं। फिलहाल के लिए तो यही चीज़ बताया गया है कि इट विल इफेक्ट, यार हमारा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो रिस्क में है। ठीक है, सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।